हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में अस्थमा के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम दम की बीमारी ऐसा भी बोलते हैं। अभी मॉनसून का सीजन चल रहा है और ठंडे मौसम में आपको पता ही होगा कि जिन लोगों को अस्थमा या फिर दमे की बीमारी होती है उन लोगों को सांस फूलने की दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अस्थमा यानी कि दमे की बीमारी क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और अस्थमा होने के कारण क्या क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए दोस्तों। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अस्थमा में क्या होता है। अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन होती है और एक फेफड़ों से जुड़ी एक बीमारी होती है, जिनमें क्या होता है कि हमारे जो श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, उनमें जो श्वसन नलिकाएं होती है जो सांस लेने और छोड़ने के लिए हमें मदद करती है, वो श्वसन नलिकाएं सिकुड़ जाती है और उनमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाती है। और इसकी वजह से जो पेशेंट होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है, वो सही तरीके से सांस ले नहीं पाता और सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है। कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा बलगम यानी कि कफ भी बढ़ने लगता है, म्यूकस भी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो एयरवेज होते हैं, जो श्वसन नलिकाएं होती है वो ब्लॉक हो जाती है और ठीक से जो व्यक्ति होता है वो सांस नहीं ले पाता। तो इसे ही हम अस्थमा बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अस्थमा में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो अस्थमा का मरीज होता है उनमें सबसे पहले तो सांस फूलने की दिक्कत रहती है। और अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन होती है, तो उसमें क्या होता है कि बार बार उसको अस्थमा अटैक आ सकता है, सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। कुछ ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, अगर पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है या और उससे एलर्जी है तो व्यक्ति को अस्थमा अटैक आ सकता है और सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है। तो इनमें सबसे पहले सांस फूलने में दिक्कत होती है। दूसरी बात है, सांस लेते समय सीटी जैसा आवाज आता है और चेस्ट कंजेशन रहता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके चेस्ट छाती के ऊपर कोई भारी चीज रख दी हो, ऐसा उसको फील होता है। साथ ही में चेस्ट पेन भी हो सकता है, खांसी भी आ सकती है, खांसी में बलगम भी आ सकता है। इसके कॉमन सिम्टम्स है जो अस्थमा अटैक के दौरान ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन अगर शुरुआती स्टेज में अगर जो ट्रीटमेंट ना ली जाए, उसमें जो इनहेलर और टेबलेट वगैरह उसको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो इनहेलर पेशेंट ना ले तो उसको दिक्कत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति ठीक से सांस नहीं ले पाएगा तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी के चलते जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उनके पास सही तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचेगी। तो उसकी वजह से कंफ्यूजन रहेगा, डिजीनेस रहेगा, चक्कर जैसा रहेगा, पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाता है, पूरा घबरा जाता है पेशेंट। और साथ ही में अगर बहुत लंबे समय तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, सांस लेने में दिक्कत रहती है, ट्रीटमेंट नहीं मिलती, तो उसको उसकी जो उंगलियां, हाथ पैरों की उंगलियां और होंठ होते हैं वो नीले पड़ने लगते हैं। ये सारे लक्षण अस्थमा अटैक के सीवियर स्टेज में दिखाई देते हैं। तो ये अस्थमा के लक्षण के बारे में था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अस्थमा होने के कारण क्या क्या है। वैसे तो अस्थमा का एग्जैक्ट कॉज ऑफ अस्थमा अभी तक किसी को पता नहीं चला है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से अस्थमा डेवलप हो सकता है, उसके बारे में रिसर्च से ये पता चला है। तो जिन लोगों को एलर्जी रहती है, जैसे कि एक्जिमा है, खुजली की बीमारी पहले से, उन लोगों को अस्थमा होने की ज्यादा संभावना है। जिन लोगों को फूड एलर्जी है, किसी को लौकी खाने से, किसी को मच्छी खाने से, या किसी को कोई और चीज, ठंडी चीज या कोई और चीज खाने से एलर्जी है, तो उन लोगों को अस्थमा डेवलप हो सकता है, अस्थमा अटैक आ सकता है। और एक बात है कि ये जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि अगर आपके मदर, फादर, दादा, परदादा में किसी को, फैमिली हिस्ट्री में किसी को अस्थमा है पहले से, तो वो आपको भी हेरिडिटरी वो आ सकता है और अस्थमा की दिक्कत आपको भी हो सकती है। जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर बचपन में किसी को बहुत ज्यादा ब्रोंकोलाइटिस की शिकायत रहती है, बहुत ज्यादा सर्दी, खांसी, जुकाम और न्यूमोनिया की शिकायत रहती है, तो उनको बाद में फ्यूचर में अस्थमा डेवलप होने का चांस रहता है। और अस्थमा के कुछ ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, अगर वो ट्रिगर फैक्टर के कांटेक्ट में पर्सन आता है
तो पेशेंट को तुरंत अस्थमा अटैक आ जाता है, सांस फूलने की दिक्कत होती है। तो हम ट्रिगर फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन से ट्रिगर्स होते हैं, अगर वो ट्रिगर फैक्टर्स के संपर्क में आता है तो उसको सांस फूलने लगती है, अस्थमा अटैक आ जाता है। तो सबसे पहली बात है, किसी को अगर अस्थमा है और वो उसे सर्दी जुकाम हुआ है तो उसको अस्थमा अटैक आ सकता है। दूसरी बात है, कुछ ऐसे एलर्जेंट्स होते हैं, अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उसको अस्थमा वाले पेशेंट को सांस फूलने में दिक्कत हो सकती है, अस्थमा अटैक आ सकता है। जैसे कि पोलेंस हो गए, डस्ट हो गए, यानी कि जो धूल मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उससे हो सकता है। एनिमल्स की जो फर होती है उनसे हो सकता है। किसी को स्मोक यानी कि धुएं से हो सकता है, किसी को आग की वजह से हो सकता है, किसी को स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से, जैसे कि परफ्यूम या अगरबत्ती की स्ट्रॉन्ग स्मेल लेने से भी किसी को अस्थमा डेवलप हो सकता है। ये सब इसके ट्रिगर फैक्टर्स हैं। और किसी किसी को फूलों की परागरज और पोल्यूशन की वजह से भी अस्थमा अटैक डेवलप हो सकता है। कुछ लोगों को कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनके चलते भी अस्थमा अटैक डेवलप हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी कुछ दवाई आती है, जो पेन किलर दवाई आती है, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, वो किसी को लंबे समय तक चलाई जाए या फिर उसकी वजह से भी किसी को ये अस्थमा डेवलप हो सकता है, सांस फूलने में दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों को बीटा ब्लॉकर्स लेने से ये डेवलप होता है। बीटा ब्लॉकर्स है वो हाइपरटेंशन में दी जाने वाली दवाई है, जो एटिनोलोल जो आती है, जिसमें पीछे LOL यानी कि लोल प्रोनाउंसिएशन आता है। ये सारी जो बीटा ब्लॉकर्स दवाइयां होती है वो लेने से भी किसी को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या अस्थमा अटैक आ सकता है। और एक चीज है कि इमोशंस भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया है या बहुत ज्यादा खुशी उसको हो रही है या फिर बहुत ज्यादा हंसते हैं कुछ लोग, तो उसकी वजह से भी किसी को ये डेवलप हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और अस्थमा अटैक आ सकता है। और एक बात है कि सडन चेंज इन वेदर, यानी कि जो हमारे मौसम के बदलाव के कारण भी किसी को ये अस्थमा अटैक आ सकता है। जैसे कि समर से मॉनसून में जब सीजन चेंज होता है तो उस दौरान, या फिर विंटर से जो समर में सीजन चेंज होता है उस दौरान, ये जब भी सीजन चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, उस दौरान ये अस्थमा अटैक रिपीटेडली ये आ सकता है। और किसी को ठंडी हवा से ये हो सकता है सांस लेने में दिक्कत, या फिर किसी को सफोकेशन होने से, यानी कि किसी को कोई ऐसी जगह पर हो जहां पर वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा हो, वहां पर विंडोज या दरवाजे या फिर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, तो सफोकेशन की वजह से भी किसी को अस्थमा डेवलप हो सकता है। किसी को हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है, उसकी वजह से भी अस्थमा डेवलप हो सकता है। तो ये सब इसके ट्रिगर फैक्टर्स है। एक और बात है कि जिन भी पेशेंट को अस्थमा है उनको हेवी एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। वो हेवी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी उसको अस्थमा अटैक आ सकता है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और एक चीज है कि वर्क रिलेटेड अस्थमा आता है, जो मतलब पर्सन का काम ही ऐसा होता है कि उसकी वजह से उसको अस्थमा डेवलप हो रहा होता है। जैसे कि कोई सीमेंट वर्कर्स है या फिर कोई ऐसे धूल मिट्टी वाला काम ज्यादा कर रहा है, तो वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स की वजह से उसको दिक्कत हो सकती है, सांस फूल सकती है। जो एनिमल लवर्स है, एनिमल्स के बीच में काम करते हैं, तो उन लोगों को एनिमल फर की वजह से हो सकता है। जो बार्बर्स और हेयर ड्रेसर्स होते हैं, उन लोगों को जो बाल काटते हैं वो छोटे छोटे बाल सांस में जाने की वजह से ये दिक्कत हो सकती है। जो लोग बाग बगीचे या फिर खेतों में काम करते हैं, उन लोगों को जनरली अस्थमा होता है, तो वो फूलों की परागरज या पौधों में जो पराग कण आते हैं उसकी वजह से भी अस्थमा डेवलप हो सकता है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जो कारपेंटर्स होते हैं, जो लकड़ी काटने का या लकड़ी से जुड़ा काम करते हैं, उन लोगों को भी लकड़ी में से जो निकलने वाले जो डस्ट होती है उनसे ये सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। केमिकल फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उसको भी अस्थमा डेवलप हो सकता है। जो पेंट स्प्रेयर होते हैं, जो कलर का काम करते हैं, कलर करने का काम करते हैं, उन लोगों को भी अस्थमा अटैक हो सकता है। जो लोग परफ्यूम अगरबत्ती ये सब बनाते हैं उन लोगों को ये वो हो सकता है। जो लोग लेटेक्स या रबर का काम करते हैं उन लोगों को ये ज्यादा डेवलप हो सकता है। और एक चीज है कि जो फूड प्रोसेसिंग वर्क करते हैं उन लोगों को भी ये ज्यादा डेवलप हो सकता है। तो ये सब अस्थमा के कारण थे। तो होप आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि अस्थमा कैसे होता है, इसमें क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं और कारण क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।